लीबिया के शहर बेंगाजी से चौंकाने वाली खबर आई है। बेंगाजी दूतावास में कल रात हुए हमले में लिबिया में अमेरिकी राजदूत क्रिस्टोफर स्टीवन की मृत्यु हो गई है। रॉकेट हमले में अमेरिकी दूतावास के 3 और कर्मचारी मारे गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में बनी एक फिल्म के विरोध में हथियारों से लैस कुछ लोगों ने कल रात अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया था। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि इस हमले में अमेरिकी राजदूत की मृत्यु हो गई है। देखा जाए तो यह अब तक अमेरिकी राजदूतों के मारे जाने की श्रृंखला में शायद पहला ऐसा मामला होगा, क्योंकि अभी तक इस बड़े पैमाने पर हमले की बात सामने नहीं आई थी। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों की मृत्यु की खबर कई बार हमलों में आती रही है कई इस्लामिक देशों से, लेकिन लीबिया से इस बड़े पैमाने पर इस तरह की खबर, जहां की एक अमेरिकी राजदूत के मारे जाने की खबर सामने आए, ये अपने आप में पहली ऐसी खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 11 सितंबर के ठीक एक दिन बाद यह हादसा होता है और यह अपने आप में एक बड़ा हादसा माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत शरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, इस हमले को आप किस नजरिए से देखते हैं, खास करके तब जब एक अमेरिकी राजदूत की मृत्यु की बात सामने आती है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि जिस फिल्म का आपने अभी जिक्र किया उससे लाजमी है कि मुसलमानों में कुछ इश्तियाल जरूर होगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। अगर आप याद करें तो 1979 में पाकिस्तान में जो दूतावास था उस पे एक भीड़ ने हमला किया था और ये माना जाता था कि उस जमाने के जो मिलिट्री शासक थे जनरल जियाउल हक, उन्होंने उस पे अपनी आंखें मूंद रखी थी उस हमले के ऊपर। लिबिया में जो आजकल हालात हैं कि एक किस्म की सरकार जरूर है वहां पर, जिसको अमेरिका ने हस्तक्षेप करके बनवाया, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिन्होंने जो शायद अलकायदा की तरफ लीन करते हैं, और इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें जो हैं उन्होंने लिबिया और तमाम मगरेब और मिडल ईस्ट में भी काफी जोर पकड़ा है। और ये इनको जो तकवीत मिली अमेरिका से, अगर आप आग से खेलेंगे तो फिर आप आग से जलेंगे भी। तो शायद उसका भी एक पहलू जरूर रहा है, क्योंकि अगर भीड़ में इश्तियाल हो और सरकार ठीक तरह काम कर रही हो तो वो उसको नियंत्रण कर सकती है भीड़ को, लेकिन इस केस में वो नहीं हुआ। और इजिप्ट में भी हमने यही एक हमला देखा, और आगे चल के कुछ दिनों में मुझे लगता है कि तमाम इस्लामी दुनिया जहां पर अमेरिकी दूतावास है या एक अमेरिकी प्रेजेंस है, वहां पर इस तरह के अटैक्स और दिखाई दे सकते हैं। सुशांत, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर यह है कि अमेरिकी दूतावास में एक बड़े अधिकारी का मारा जाना अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाती है, खास करके तब जबकि अमेरिकी राजदूत का इस हमले में मारा जाना, जाहिर सी बात है अमेरिका की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है। अमेरिका की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की अब लोग उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल कोई इस तरह की मेजर कार्रवाई तो नहीं होगी। शायद वो अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है तमाम अपने जो दूतावास हैं इस्लामी दुनिया में या और भी बहुत सारे देशों में जहां पर एक बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर जरूर वो अपनी सुरक्षा को थोड़ा सा और पुख्ता करेंगे, कुछ प्रिकॉशन लेंगे। लेकिन लिबिया के ऊपर ऑलरेडी हमला तो कर चुके थे अमरीकी, और अपनी तरह की एक सरकार बनवा भी चुके थे। अब अगर वही सरकार नियंत्रण ना कर सके तो अब वो और क्या करेंगे, उसके ऊपर काबूज तो हो नहीं सकते। तो इससे ज्यादा क्या प्रतिक्रिया हो सकती है अमेरिका की? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे। लेकिन इस हादसे का असर जो आग अमेरिका ने इन तमाम मुल्कों में लगाई है और एक तरह का इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को तकवीत दी है, तो उसका खामियाजा तो अमेरिका को करना पड़ेगा। सुशांत, लेकिन एक बात समझने वाली यहां पर यह है कि क्या जो ये आज की कार्रवाई है इसके परिणाम आगे भी देखने को मिल सकते हैं? आपने कहा कि इस तरह के हमले और देशों में भी हो सकते हैं अमेरिकी दूतावास पर, तो क्या अब ऐसा देखने को और मिल सकता है खाड़ी के देशों में, या फिर क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है साउथ एशिया में भी? मुझे लगता है कि ये जरूर होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये जो खबर है ये फैलते जा रही है कि इस तरह की पिक्चर बनी है और वो इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो ये लाजमी है कि लोग शायद उसको देखेंगे और उससे इश्तियाल खाएंगे, और फिर जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो फिर सरकार जो सियासी रोटियां हैं वो भी सेकी जाती हैं। तो ये
तमाम चीजें डोमिनो इफेक्ट शायद ले ले और इसका देखेंगे हम आगे चल के शायद कि और ज्यादा इस तरह के हमले होंगे अमेरिका के खिलाफ। बहुत सारी जगहों पे आप डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट लाजमी होंगे, लेकिन इस तरह के हमलों को भी आप नकार नहीं सकते। धन्यवाद सुशांत इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका के लिए वाकई में विदेश नीति के लिहाज से एक बहुत बड़ी चुनौती खासकर सामने आ रही है, और जिस फिल्म का जिक्र हो रहा है वो अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। हमारे सहयोगी अभिसार शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिसार, जिस फिल्म का जिक्र किया जा रहा है जिसके बाद विरोध के स्वर खाड़ी के देशों में या फिर अरब के देशों में कई जगहों पर देखने को मिला है, उसके बारे में अभी तक क्या जानकारी है हमारे पास? ये जो सबसे खतरनाक चीज इस फिल्म के बारे में हमें पता चल रही है अजय, आपको याद होगा एक अमेरिकी पादरी था जिसने कुरान की जो प्रतियों को जो है इसी साल की शुरुआत में जलाने की कोशिश की थी या जलाई थी, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक है और इस शख्स का नाम जो है वो सैम बेसाइल बताया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है जब इस फिल्म की पृष्ठभूमि भी एक ऐसी है जो कि इस इलाके में बसने वाले मुसलमानों ने, आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी अफगानिस्तान से लेके तमाम इलाकों में जब इस शख्स ने कुरान की प्रतियां जलाई थी या सार्वजनिक तौर पर ऐसा जब वो करने जा रहा था। तो ये पृष्ठभूमि जो है इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स की इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को लेकर, वो पृष्ठभूमि बहुत एक तरह से आपको डिस्टर्ब करने वाली है और यही वजह है कि इसका एक बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुआ है। हालांकि अभी भी जो चीज समझ के परे है कि अभी भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। अभी भी ये खबर रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है, मगर अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक यही है कि एम्बेसडर स्टीवंस जो हैं वो सफोकेशन की वजह से मारे गए। मगर जैसे कि आप शुरू में से पूछ रहे थे कि इस फिल्म के बारे में, तो हाँ, इस फिल्म की एक पृष्ठभूमि है जो कि कहीं ना कहीं जो तमाम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें आक्रोश पैदा करने के लिए काफी है। अजय, बिल्कुल अभिसार, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात भी निकल कर आती है और वो ये कि सिर्फ खाड़ी के देशों में नहीं बल्कि ये माना जा सकता है कि साउथ ईस्ट एशिया में भी इसका असर हो सकता है, साउथ एशिया में भी इसका असर हो सकता है। तो ऐसे में क्या भारत या आसपास के देशों में अमेरिकी दूतावासों में सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात सामने देखने को मिल रही है? क्या इस तरह की खबरें हैं? बात है अजय, और हम ये ना भूलें क्योंकि 11 साल गुजर चुके हैं 9/11 को, और आप जानते हैं कि हर 9/11 को एक सांकेतिक सुरक्षा बढ़ा दी जाती है तमाम अमेरिकन टारगेट्स को लेकर। अब ऊपर से चीजों को फ्लेयर अप करने के लिए, चीजों में आग में घी डालने का काम इस डॉक्यूमेंट्री ने किया है, और उस डॉक्यूमेंट्री से भी ज्यादा इस डॉक्यूमेंट्री की जो पृष्ठभूमि है जिसका जिक्र मैंने अभी अभी आपसे किया कि इसमें वो अमेरिकी पास्टर, इसके प्रोड्यूसर्स में से एक है जिसने कुरान की प्रतियों को जलाया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि दक्षिण पूर्व एशिया ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में भी जो तमाम अमेरिकी दूतावास हैं उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक आशंका जताई जा रही है कि कहीं इसका अनुसरण बाकी जगहों पर ना हो। अजय, बिल्कुल। और सर, ऐसे में अगर देखा जाए तो अमेरिकी विदेश नीति पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब से जैस्मिन रेवोल्यूशन की बात सामने आ रही थी, माना जा रहा था कि अमेरिकी सरकार का परोक्ष कम से कम समर्थन तो है ही, अगर हम अप्रत्यक्ष समर्थन की बात ना करें, कई मामलों में परोक्ष भी था। ऐसे में क्या अमेरिकी विदेश नीति में आने वाले दिनों में कुछ बदलाव के संकेत देखने को मिल सकते हैं? और खास करके तब जबकि राष्ट्रपति ओबामा चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं और एक राजदूत की हत्या हो जाए, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करेगी अमेरिकी प्रशासन को लेकर भी। देखिए अजय, जहां तक स्टेटस को जो इस वक्त बना हुआ है उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली अमेरिकी विदेश नीति के जरिए नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि लिबिया में ही कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के हटने के बाद या हटाए जाने के बाद जो इस वक्त वहां पर सत्ता पे हैं प्राइम मिनिस्टर महमूद जिब्रिल, वो दरअसल नेशनल फोर्सेस ऑफ अलायंस के मुखिया बताए जाते हैं और उन्हें अपने इस्लामिक प्रतिद्वंदियों से लगभग डबल सीट्स मिली थी अजय। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकियों के लिहाज से ये उनका चुना जाना एक बहुत अच्छी बात थी, मगर बावजूद इसके अगर अंसार शरिया इस तरह का अटैक करवाता है, और अभी जो खबरें आ रही हैं कि संभवतः इसके पीछे एक इस्लामिक गुट इस्लामिक शरिया है, तो वो एक तरह से साबित करता है कि जो तथाकथित जो अमेरिकी अरेंजमेंट था वो अपने आप में कितना खोखला है। अब इजिप्ट के अंदर भी
कहने को जो सत्ताधारी पार्टीज हैं वो प्रो अमरीकी बताई जाती है, मगर वहां पर भी हजारों प्रोटेस्टर्स ने एम्बेसी पे अटैक किया। और लिबिया के अंदर तो आप देख सकते हैं कि वहां जो सत्ताधारी पार्टी है वो तो उसे तो इस्लामिक प्रतिद्वंदियों से डबल सीट्स मिली थी। बावजूद इसके अगर ऐसा हो रहा है तो आप बता सकते हैं, एक समझ सकते हैं अजय, कि कहीं ना कहीं अपने आप में पूरा अरेंजमेंट कितना खोखला है। बिल्कुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए विसार। तो अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में अच्छी खासी एक चुनौती खड़ी हो रही है, और खास करके तब जबकि राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद अगले चुनाव के लिए तैयार हैं। नवंबर के महीने में 6 नवंबर को चुनाव होने, और ऐसे में इस बात का जिक्र कहीं न कहीं अमेरिका में होता हुआ दिखाई देगा।